अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने इंकशाफ किया है कि कुछ लोग मौलाना फजल रहमान के धरने पर धावा बोलने के हामी थे। परवेज इलाही ने मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा ना होते हुए भी वज़ीर आज़म से बात की और मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल करा दिया। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। मौलाना फजल रहमान के धरने के हवाले से चौधरी शुजात के नए इंकशाफात। तशद्दुद और मार कुटाई होते होते रह गई। चौधरी परवेज इलाही ने मामला ठंडा कराया। लाहौर से जारी बयान में चौधरी शुजात का कहना है कि एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ मदारिस के तुलबा मौलाना फजल रहमान के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। चौधरी शुजात ने कहा कि हमारी पार्टी पर इल्जाम लगाने वाले जान लें, हकीकत ये है कि उस वक्त कोई इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं था। परवेज इलाही ने मुज़ाकराती टीम का हिस्सा ना होने के बावजूद वजीर आजम से मुलाकात की और मशवरा दिया कि अगर तशद्दुद के दौरान कोई जान चली गई तो इल्जाम लेने पर कोई तैयार नहीं होगा, जिस पर फैसला मौखर हुआ और मामलात अफहाम तफहीम से हल हो गए। इसका क्रेडिट फजल रहमान की दूरंदेशी को भी जाता है। चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ के बाज फैसलों से अपने इख्तिलाफ से मुतल्लिक भी पर्दा उठाया है। कहते हैं मलीहा लोधी को बगावत के केस में गिरफ्तार करने पर उन्होंने नवाज शरीफ से इख्तिलाफ करते हुए मनफी रतायत से आगाह किया था। चौधरी शुजात ने इमरान खान को मशवरा दिया कि हमें तारीख से सबक हासिल करना चाहिए, मुल्की मसाइल को मुशावरत से हल करना होगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने जुल्फिकार मिर्जा को वजारत दाखिला देना पार्टी की गलती करार दे दिया। कहा मिर्जा ने जरदारी, फरियाल तालपुर और रहनुमाओं को इस हाल तक पहुंचाया है। फहमीदा मिर्जा को बीबी ने नहीं, जरदारी ने स्पीकर बनाया था। जब ये बदीन आए तो अपना घर भी नहीं था, कम से कम उन्हें जरदारी के एहसानों को याद रखना चाहिए था। सईद गनी ने पीपल्स पार्टी के उज़ैर बलूच से राब्ते की वजह अमन मुज़ाकरात को करार दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बात पता नहीं मेरी लीडरशिप को शायद अच्छी लगे ना लगे, जुल्फिकार मिर्जा को वजीर दाखिला बनाना शायद फैसला दुरुस्त नहीं था। उसका खुमियाजा पार्टी ने भी भुगता है और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी भुगता है और हमारी मोहतरमा फरियाल ठाकुर साहब भी भुगत रहे, हम भी भुगत रहे। उज़ैर बलोच से हर सियासी जमात का राब्ता था। हमने तो जुल्फिकार मिर्जा के गंद को साफ करने की कोशिश की है, उससे सवाल जवाब किसी ने नहीं किया आज तक। हमने अमन कायम करने के लिए डायलॉग किया है। सियासी जमातें अमन कायम करने के लिए वो मुज़ाकरात करती है तो उनके जराइम में वो शामिल नहीं होती। 2013 के इलेक्शन तक भी मोहतरमा फहमीदा मिर्जा साहिबा ने कभी अपने हस्बैंड के जो स्टांस था उसको सपोर्ट नहीं किया। भाई खोलो तुम मुंह, हमारा भी मुंह खुलेगा ना। मैं तो ट्रेलर दिखा रहा हूँ आज आपको। स्पीकर आपको आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया था, आपके मियाँ को होम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया था। इस एहसान को माने आप जब बदीन में इलेक्शन लड़ने गए थे तो इनका बदीन के अंदर घर भी नहीं था। कुछ इंसान को एहसास होना चाहिए कि हम किन की बदौलत है। और अभी आपको बताएं कि नैब सक्खर ने 51 करोड़ रुपए की गंदम चोरी में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल, बताइएगा इस डेवलपमेंट से मुतालिक। जी देखिए, नेब सक्खर की जानिब से गंदम चोरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। नेब सक्खर ने नौशेरा फिरोज, कराची और सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से नेब जराये का ये कहना है कि नेब सक्खर की टीम ने कराची के इलाके में छापा मारकर मुनवर मार को, नौशेरा फिरोज में आजम आराई को और सक्खर में जो है जुम्मा खान को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से नेब का ये कहना है कि जुम्मा खान और मुनवर मार पर 11 करोड़ रुपए की गंदम चोरी का इल्जाम है। इसी तरह जो है आजम आराई पर 40 करोड़ रुपए की गंदम चोरी का इल्जाम है। मजमूई तौर पर तीनों मुल्ज़मान पर 51 करोड़ बड़े इल्जाम हैं जिसमें मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एहतसाब अदालत में पेश भी नहीं किया जाएगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया साहिल। बराह रास्त आपको चलेंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मसला सेटल हो जाएगा सोमवार से। और नाला लई पे हमने रेलवे की लाइन बिछाने की एक कंपनी को इजाज़त दे दी है कि वो उसका फिजिबिलिटी बना रही है। 2 रोइया सड़कों के लिए नाला लई पे भी इंशाअल्लाह ताला अनकरीब काम शुरू हो जाएगा। और हमारी यूनिवर्सिटियाँ मुकम्मल हो गई हैं। अब हमारे हॉस्पिटल मुकम्मल हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला इमरान ख़ान के दौर में, और इमरान ख़ान के बारे में आप इमरान ख़ान 5 साल पूरे करेगा इंशाअल्लाह ताला। और इस अपोजिशन में कोई दम नहीं है। ये अपोजिशन जो है, अगर इनमें दम होता तो ये 2 साल कोई सवाए टॉक शो करने के इनमें कोई सकत नहीं है। और जिस दिन ML1 बन गया और जिस दिन रेलवे ट्रैक खड़ा हो गया तो आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान में इमरान खान के दौर का एक इनकलाब होगा। रेलवे इनकलाब की तरफ जा रही है।
रेलवे अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन साल में दाखिल होने जा रही है और रेलवे 1 लाख की बजाय 1.5 लाख लोग, चाइनीज़ के पैसे नहीं कम होते, $9 बिलियन का ये 9 और 7 बिलियन US डॉलर का ये ठेका है। इसमें ऑलरेडी स्टडी है कि 1 लाख से 1.5 लाख। और जो आखिरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, यहाँ से जो अच्छी पटड़ी निकलेगी हम ब्रांच लाइनों में ले जाएंगे। इस तरह हमारी ब्रांच लाइन, हमारी 4 ML हैं, ML1, ML2, ML3, ML4। ML1 बनने जा रही है, ML2 और ML3 में ML2 को बनाएंगे, जो यहाँ से अच्छी पटड़ी होगी उसमें बिछा देंगे ताकि एक बेहतर रेलवे वजूद में आ सके। नैब की बात की, नवाज शरीफ के नाम अपने ज़माने वारंट गिरफ्तारी जारी की, आजकल ज़रदारी साहब पे वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है। क्या सियासी झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले। जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैं नहीं समझता दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले और ये लोग रोज़ आपके आधे टीवी प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएंगे, आपको वो इंटरटेनमेंट शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे पे मलबा डालना, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों का ये करप्शन, डिसऑनेस्टी, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रा वेटिंग, एक्स्ट्रा वेकेंट, ये सारे प्रोग्राम एक पाकिस्तान बदलने जा रहा है चीफ जस्टिस के फैसले के बाद। नाला लई कल मीटिंग है सोमवार जी, एक्सप्रेसवे के साथ ट्रेन भी आप कह रहे हैं, ट्रेन को भी यहाँ उसके साथ ट्रैक पटरी। मेरा क्वेश्चन है कि आप -1 की बात कर रहे हैं या -3 की बात कर रहे हैं, आपकी बात सुनी जाती है। आप एक सर्वाइवर हैं कोरोना वायरस के, आप क्या अपने तजुर्बात की रोशनी में आप क्या बताएंगे? देखो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं मौत के मुंह को हाथ लगा के आया हूँ। मैंने 14 वजारतें की हैं, इस मुल्क में किसी ने नहीं की, शायद दुनिया में भी किसी ने 14 वजारतें ना की हों। मुझे इस मुल्क में एक टीका नहीं मिला, वो भी मैं उन लोगों का मशकूर हूँ। क्या कहते हैं, NDMA जनरल अफजल ने 8 टीके मेरे लिए मैनेज किए और 2 प्लाज्मा, वरना मैं तो 14 वजारतें मैंने इस मुल्क में की हैं, ये 14वीं मेरी वजारत है। लेकिन आप समझें कि गरीब के साथ इस मुल्क में क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन। शेख साहब, आप रेलवे के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आला अदलिया है उसने रेलवे की कारकर्दगी के आला अदलिया जो कहती है वो ठीक कहती है, आला अदलिया ही करेगी तो ये रेलवे ठीक हो। असेंबली के फ्लोर पर कुछ बातें की हैं, छोड़ें, देखें, मैं उसको छोड़ें परे। मैंने आपको बता दिया है, मेरे नज़दीक रेलवे का मैं दूसरी दफ़ा वज़ीर बनाऊँ, ML1 ही एक सिर्फ हल है। नए सिग्नल होंगे, नया ट्रैक होगा, नई वैगनें होंगी, नई ज़िंदगी होगी और चलाने का भी नया निज़ाम होगा। अच्छा शेख साहब, ये गवर्नमेंट का मंशूर था कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक वो मंशूर इसके बरखलाफ जा रहे थी। पहले आप वज़ीर सुन लीजिएगा साहब, पहले वज़ीर हैं जो कि ऑन मीडिया नौकरियाँ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ऐसे वज़रा हैं जो कि सरकारी इदारों से लोगों को निकाल के और फखरिया ऐलान करते हैं। नौजवानों को बहुत सी उम्मीदें। मुख्तसर सवाल देखें, मैं जवाब दें। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शेख रशीद 1 लाख नौकरियां कहाँ से देगा। मैं चीफ जस्टिस साहब ने जितना बड़ा फैसला किया है, मैं उनको जहाँ सलाम पेश किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं जिसकी पेमेंट चीन ने करनी है और पैसे नहीं ख़त्म होते। चीन ने इसने 12-14 सालों में इन पैसों को शामिल किया हुआ है। सो हम 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। इसका रेलवे पे बोझ नहीं है, इसका उन ठेकेदारों पे बोझ है जिन्होंने उनके साथ ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप है सारा। तो बाकी जो निकाल रहे हैं उनसे सवाल करें। जी सर। पिंडी में पानी का मसला भी है, नई एक्सप्रेसवे की आपने बात की, लेकिन पिंडी के बहुत से इलाकों में आज भी पानी के शदीद मसाइल है। खयाबान से शुक्र करो पिंडी के मसाइल कराची वाले नहीं है, वरना पिंडी वाले तो 2 मिनट में दह पटास कर दें शेख रशीद की और राशिद शफीक की, वो तो 5 मिनट भी ना लगाएं। हम सब ट्यूबवेलों पे हमारी नज़र है, सब जगह हमारी नज़र है। पिंडी में हम हमारी जो अपोजिशन है उसका भी एहतराम करते हैं। ईद के दिनों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने कहा सादगी से मनाएं और इसको जो है इस बीमारी को बीमारी समझें। बाकी पिंडी में इंशाअल्लाह ताला मसाइल का कोई मसला नहीं है। हमने पाकिस्तान में पहला शहर बनाया जिसमें 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं एक शहर में, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में, और बेटियों की यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं कि बेटी घर से निकले, ग्रेजुएशन करे, साथ जाए और यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो ये पाकिस्तान में किसी शहर में नहीं हुआ। पानी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, बदमाशों को नकेल डाल के रखी हुई है। किसी बदमाश की ज़रूरत नहीं है कि वो पिंडी में गर्दन उठा के चल सके।
ABC की उनको तौफीक ही नहीं है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूँगा वैसा करेगा। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ऐसा कहा गया उनकी जानिब से कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन में कोई दम नहीं, रेलवे इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है। साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस की जानिब से जो फैसला किया गया वो इंतहाई तारीखी है और फौरी इंसाफ से ही मुल्क का निज़ाम बेहतर हो सकता है। आप टीवी किसका है जी कि पहुँच रहा हूँ? आप टीवी कौन है? आप खत्म। थैंक यू। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि मुकदमा जल्द निपटाने के लिए वकला से ताउन दरकार है। बेंच और बार का ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा। वकला को जो भी सहूलियात दरकार हैं फराहम करेंगे। चल जो आज इन्होंने रेनोवेट किया है और इसको रेस्टोर किया है, ये तो ऑलमोस्ट 5 स्टार फैसिलिटी आपके वकीलों के लिए बना दी है। तो इनकी बहुत बहुत मुबारकबाद है इनको। साथ ही मैं अपनी तरफ से, अपनी अदालत की तरफ से ऑफ़र करूंगा कि अगर कोई असिस्टेंस, कोई चीज़ इनको यहाँ पे वकीलों की फैसिलिटी के लिए दरकार है तो हम उसको इंशाल्लाह ये आके हमसे बात कर लें, हम उसको पूरा करेंगे। और बेंच और बार का तो आप जानते हैं कि ताल्लुक़ हमेशा से रहा है और ऐसे ही रहता है और इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि हम दो हिस्से तो हैं नहीं, एक ही हिस्सा हैं। बेंच एंड बार आर द सेम थिंग एंड वी नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद एनी either with the bar or neither bar has any problem with the benches. We are doing our job, they are doing their job, and we are very happy with that. And what we just want from the lawyers community is to cooperation to have the litigation pending before the court are decided as soon as possible. और कराची वालों होशियार हो जाओ, तवील लोड शेडिंग का अजाब मजीद 1 हफ्ता टलने वाला नहीं। के इलेक्ट्रिक के चीफ ने नेपरा को बता दिया। सिस्टम नाकिस होने का एतराफ़ करते हुए कहा लोड शेडिंग में भला के इलेक्ट्रिक का क्या कसूर। अवामी समात में चेयरमैन नेपरा ने भी बरहमी का इजहार किया। कहा विफाक इजाफी बिजली दे भी दे तो आपके अंदर सलाहियत ही नहीं कि उसे तकसीम कर सकें। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। शहर कायद के वासियों के लिए लोड शेडिंग का अजाब मजीद 1 हफ्ता तो कम नहीं होना। कराची वालों के मुकदमे की इस्लामाबाद में समात के दौरान के इलेक्ट्रिक चीफ मोनिस अलवी ने नेपरा को साफ बता दिया। ईंधन की कमी शॉर्टफॉल की वजह करार। बोले तलब 3300 मेगावाट है, रसद 2500 मेगावाट। फर्निस ऑयल से लदा जहाज 16 जुलाई को कराची पहुँचेगा। कैनप पावर प्लांट की बहाली में भी मजीद 5 रोज लग सकते हैं। ये एतराफ भी कर लिया कि नेशनल ग्रिड से 730 मेगावाट बिजली मिल रही है। इससे ज्यादा मिली तो सिस्टम बोझ ही नहीं सह सकेगा। साथ ही कह दिया कि लोड शेडिंग में के इलेक्ट्रिक का तो कोई कसूर ही नहीं। नेपरा चेयरमैन तौसीफ फारूकी ने भी खरी खरी सुना दी। कहा अभी तो कोरोना के बायस कमर्शियल सरगर्मियां बंद हैं। शादी हॉल्स और होटल्स खुले होते तो 400 मेगावाट मजीद दरकार होते। 11 माह से ग्रिड स्टेशंस को अपग्रेड नहीं किया गया। के इलेक्ट्रिक जिम्मेदारी ले या ना ले, वो हम ही को नाकाम कर रहा है। ये सवाल भी उठाया कि जब शहरियों को बिजली नहीं दी जा रही तो पीक और ऑफ पीक टैरिफ क्यों? इसे खत्म करके यकसा करने का इंदिया भी दे दिया। दौरान समात CEO के इलेक्ट्रिक हिले बहानों से बार बार उठकर जाते रहे। पूछने पर बोले वजारत तवानाई से अहम फोन आ रहे हैं। इस पर चेयरमैन नेपरा ने सख्ती से कहा कि समात खत्म होने तक वो यहाँ से हिल भी नहीं सकते। तौसीफ फारूकी ने कहा कि नेपरा अपना फैसला तमाम हकायक और तजावीज का जायजा लेकर सुनाएगी। कराची में जारी कई घंटों की तवील लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए सुई सदन गैस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस फराहम करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची के शहरियों से भारी भरकम बिल वसूल करने वाली के इलेक्ट्रिक ने आवाम पर सितम बढ़ाए तो लोड शेडिंग कम करने सुई सदन गैस मैदान में आ गई। SSGC 10 और 11 जुलाई को तमाम इंडस्ट्रीज के निजी बिजली घरों को गैस फराहम नहीं करेगी ताकि के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस फराहम करके लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके। CNG एसोसिएशन ने सुई सदन के फैसले पर कहा कि CNG स्टेशन को बंद करके के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस देना CNG सार्फिन और डीलर्स के साथ ज्यादती है और जो स्टेशन की सेल है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल हम बामुश्किल अपने जो स्टेशन हैं उनके खर्चे, अपने जो अमला है उनकी सैलरीज वगैरह पूरी कर पा रहे थे। और मुझे एक बात समझ में ये नहीं आई कि के इलेक्ट्रिक को जो इन्होंने 290 mm CFD देनी है उसके अंदर ये हमसे बचाई हुई 24 mm CFD जो है उससे कौन सा इतना इनको फ़ायदा होगा कि जिसकी वजह से जो ना इन्होंने हमें 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। जबकि सदर साइड इंडस्ट्रीज सुलेमान चावला ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि के इलेक्ट्रिक बिजली देती नहीं, इसलिए निजी बिजली घरों से फैक्ट्री चलाते हैं।
रात में के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग कर दी है, दिन में गैस ने अनाउंस कर दिया कि हम गैस नहीं देंगे, तो बताएं इंडस्ट्री वाले कैसे इंडस्ट्री चलाएं। अगर ये इसकी तरह चाहते हैं तो हमें बता दें कि हम अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें और चाबियां जो हैं वो के इलेक्ट्रिक को और सुई गैस को दे दें। SSGC की जानिब से के इलेक्ट्रिक को 240 के बजाय 290 MMCFD गैस दी जाएगी, लेकिन फैक्ट्री मालिकान पूछते हैं क्या के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग भी खत्म होगी। अशरफ खान, समा, कराची। लाहौर में कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासरा 7 इलाकों को सील करने के ऐलान पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। सील शुदा इलाकों में शहरियों की नकलो हरकत जारी है, बाजार भी बदस्तूर खुले हैं। जहांगीर खान की रिपोर्ट। 7 नए कोरोना हॉटस्पॉट्स सील करने का दावा, अमल दरामद ना हो सका। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वापडा टाउन, टाउनशिप, चुंगिया, मरसदू समेत 7 इलाकों को रात 12 बजे सील किया गया, लेकिन अमल दरामद महज नाकाबंदी और अहलकारों की तैनाती के अलावा कुछ न हुआ। शहरियों की नकलो हरकत मामूल के मुताबिक जारी रही। अगर ऐसे है तो फिर लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे तो फिर केसेस कम होने की बजाय और बढ़ेंगे। लोग आ जा रहे हैं, इतना कोई ऐसा अमल नहीं कर रहे, लेकिन होना चाहिए, अमल होना चाहिए। हॉटस्पॉट करार दिए जाने वाले 7 इलाकों में से चंद में तो बैरियर तक न लगाए गए, दुकानें और बाजार भी बदस्तूर खुले रहे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रावलपिंडी में कोरोना के मजीद 3 हॉटस्पॉट सामने आ गए, जहां आज रात से स्मार्ट लॉकडाउन होगा। इस हवाले से देखिए उमर आसिफ की ये रिपोर्ट। जहां कोरोना हॉटस्पॉट वहां स्मार्ट लॉकडाउन। वबा का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली रावलपिंडी के मजीद 3 इलाकों में नाफिज। ढोखब्बा, गुलिस्तान कॉलोनी और लेन नंबर 4 PIA कॉलोनी 24 जुलाई तक सील। सिर्फ खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहर के 24 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना केसेस पर पहले ही काबू पाया जा चुका। हॉटस्पॉट्स अगर डिमिनिश कर रहे हैं फिर तो हम इसको उसी लिहाज से हम आपने देखा होगा हमने स्केल डाउन किया, 24 से हम 3 पे लेके आ गए, क्योंकि हमारे ओवरऑल केसेस रिड्यूस हो रहे हैं। हमारे क्रिटिकल पेशेंट इससे पहले हमारे पास 300 साढ़े 300 प्लस हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स थे, जो भी रिड्यूस होकर आज रात को अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 57 है। मुतासरा इलाकों के मकीन लॉकडाउन से नाखुश। लॉकडाउन करना ही था ना, तो शुरू स्टार्टिंग में होता, चाहे 2 महीने का कर देते। ये अगर पहले दिन से ये 1 महीने का गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा देती ना, तो इतने केसेस ही न बढ़ते। हुक्काम कहते हैं शहरियों को कातिल कोरोना से बचाना इनकी अव्वलीन तरजीह, क्योंकि जान है तो जहान है। जिला इंतजामिया का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। PTI रहनुमा सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इसका रिकॉर्ड लाइए और दिखाइए कि किस शख्स ने खरीदा और कितने में खरीदा। जिस तरह 2006 के बाद हर शुगर मिल जो सिंध में बिकी, जिसकी तादाद 14 है, हर शुगर मिल आखिर में जाके किधर मिलती है? या ओमनी ग्रुप या जरदारी ग्रुप। क्यों? क्या और किसी को कारोबार करने का सिंध में शौक नहीं? क्या यही तो सबसे बड़े शुगर मिल वाले हैं? इसी तरह बिलावल हाउस के गिर्द लोगों को मजबूर किया गया कि वो मकान बेच दें। अगर ये बात शहर कराची में ज़बाने ज़दे आम थी, इस पूरे शहर कराची ने देखा कि जमहूरियत के दिलदादा लोग सरकारी सड़क पर कब्जा कर लेते हैं। वो जो महबूब हैं पूरे अवाम के, उनको किस बात का खौफ था कि इतनी इतनी ऊंची दीवारों के पीछे छुपे बैठे। अगर वो ये सब कुछ समझते हैं कि यहां जो गलत कहा जा रहा है। आपको बताएं कि PTI रहनुमा सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि हर शुगर मिल आखिर में जाकर ओमनी ग्रुप या जरदारी ग्रुप से मिलती है। ये बात शहर कराची में ज़बान ज़दे आम थी। उन्होंने कहा कि सानिया बल्दिया में मुलविस अनासिर की कुछ हद तक निशानदेही की गई है, जबकि उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत बताए मुलजिमों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोरोना वायरस के एक बार फिर वार का खदशा है। इस्लामाबाद में शहर के अंदर मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। जिला इंतजामिया ने SOPs के तहत बच्चों और बूढ़ों को भी मंडी जाने से रोक दिया। आदिल तनौली की रिपोर्ट।
ईद जरूर मनाओ, मगर खुद को और दूसरों को कोरोना से भी बचाओ। कोरोना वबा के बायस बड़ी ईद पर एहतियाती तदाबीर और भी जरूरी हो गयी। इस्लामाबाद के अंदर कोई मवेशी मंडी नहीं लगेगी। शहरियों को जानवरों की खरीदारी के लिए शहर से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जिले इंतजामिया ने हदायतनामा जारी कर दिया। मवेशी मंडी में आने वाले शहरियों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना लाजमी। बच्चों और बूढ़ों को न लाने की तलकीन की गई है। मंडी में दाखिले और वापसी के लिए अलग अलग रास्ता बनाया जाएगा। कोरोना के साथ साथ कांगो वायरस से बचाव के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। शहरियों को इनफरादी के बजाय इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देने का भी मशवरा। ये भी कहा कि शहरी मुकर्रर करदा ज़िबाखानों या खैराती तंजीमों के जरिए कुर्बानी करें। दावतों से गुरेज किया जाए और कुर्बानी का गोश्त जरूरतमंदों में तकसीम किया जाए। आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। मुल्तान में कुर्बानी के जानवर कालू और पांडे की जोड़ी ने धूम मचा रखी है। भारी भरकम जानवरों के बारे में बता रहे हैं राशिद हमीद अपनी इस रिपोर्ट में। चाल ढाल निराली, नखरे भी नवाबी, ये है मुल्तान के कालू और पांडा की जोड़ी, जो खूबसूरती में बेमिसाल है। माशाल्लाह, एक का नाम पांडा है, एक का नाम कालू है। और आपको पता ही है कुर्बानी का जो जानवर पाला जाता है वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ होता है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पाले गए जानवरों की दूध, घी और चूरी से खूब तवाज़ो की जा रही है। मुलाजिम 24 घंटे खातिर मदारत में लगे हुए हैं। दिन रात जो है मुलाजिम 24 घंटे जो है इनकी मेहनत करते हैं, इनको खिदमत करते हैं। चूरी, चोकर, दूध, घी वगैरह जो है हर चीज़ का इनका ख्याल रखना पड़ता है। पांडा के 8 और कालू के 12 लाख रुपए कीमत लग चुकी है, लेकिन मालिक देने को तैयार नहीं। ईद कुर्बान से पहले लाड प्यार से पाले गए कुर्बानी के जानवरों के खूब नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर की आमद शुरू हो चुकी है। फैसलाबाद की मंडी में भी सोना और चांदी की जोड़ी ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। ईद अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखिए। मवेशी मंडियां सज गई, खरीदारों की आमद का सिलसिला भी जारी। मगर फैसलाबाद की न्यामोआना मंडी का डॉन है कौन, जरा चलकर देखते हैं। जी जनाब, ये हैं सोना और चांदी, जिनके नाज नखरे और अंदाज सबसे अनोखे हैं। सफेद आंखों में स्याह डोरे और सफेद चमकते बाल, मालिक के साथ कदम ब कदम चलते मोहब्बत और दोस्ती की मिसाल हैं। ये पट्टे खाते हैं, थोड़े बाले पट्टे खाते हैं, दाने खाते हैं, ये चने, कणक, गंदम हो गई, 2 बार दाने खाते हैं, 3 बार दूध पिलाते हैं। राजनपुरी नस्ल के ये बकरे नाम के ही नहीं बल्कि दाम के भी सोना और चांदी हैं। कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएं। कीमत तकरीबन सोना चांदी 1.5 लाख के 1,60,000 के। खूबसूरत जानवर मंडी में आए, खरीदारों को तो खूब भाए, मगर दाम के नाम पर बेचारे बाड़े में ही खड़े रह गए। सबकी नजरें इन मस्तानी चाल वाले सोना और चांदी पर लगी हैं। अब देखना ये है कि कौन अपनी जेब हल्की करके इन्हें अपने घर की रौनक बनाता है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल्ला हद, समा, फैसलाबाद। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने ग्रांट जारी की, लेकिन बॉडी बिल्डर्स को फिर भी न मिली। वजह क्या है, जानते समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब बताइएगा क्या मसला है, क्यों नहीं ग्रांट दी जा रही है, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ग्रांट दी गई है, लेकिन ग्रांट उस प्रेसिडेंट को दे दी गई है जो फेडरेशन छोड़ गया है और जिसको इंटरनेशनल बॉडीज ने जो है वो करप्ट करार दे दिया, बाकायदा तौर पे इसका खत भी लिख दिया है। तो अब ये जो बिल्डर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सतह पे गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन मेडल जीते हैं, जिनमें रमीज अजीज जैसा नाम भी शामिल है, रमीज इब्राहिम जैसा, उस्मान है, फिर ये सारे जो है अब जो है वो दुहाई दे रहे हैं कि हमने अपने घर के उनकी चीजें बेची, कर्जा उठाया, मुल्क के लिए जाके हमने टाइटल लड़े, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन जब ग्रांट की बात आई तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने उस शख्स के साथ सालबाज करके ग्रांट दे दी जिसका इन बिल्डर से कोई ताल्लुक ही नहीं, और इस वजह से अब ये लोग जो हैं वो इसकी वजह से सफर कर रहे हैं। तो उन्होंने डॉक्टर फहमीदा मिर्जा से अपील की है, जो फेडरल मिनिस्टर हैं, कि वो इनके मामले को देखें ताकि इन्होंने जो कर्ज लिया हुआ है, जो घरों की चीजें बेची हुई हैं, वो इससे ज्यादा बुरे हालात में ना गुजरे और वो ग्रांट इन तक पहुंच जाए। खासी हैरान कुन ये सूरत हाल है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शुएब। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए।
पाक फिजाइया के एक एयर ऑफिसर को एयर मार्शल और 10 अफसरान को एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी। GDP ब्रांच से तरक्की पाने वाले अफसरान में एयर वाइस मार्शल आमिर राशिद, सैयद फवाद मसूद हातमी, मोहम्मद जमाल अरशद, जफर असलम, मोहम्मद सरफराज, काजिम हम्माद और शकील कजनफर शामिल हैं। पाक फिजाइया की इंजीनियरिंग ब्रांच से एयर वाइस मार्शल इरफान जहीर, आसिफ मकसूद और मोहम्मद आमिर हयात भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। रेंजर्स के साबिक सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बासित शुजा के, जिन्होंने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज इंकशाफात कर दिया। बासित शुजा का कहना है उज़ैर बलोच को कुछ सियासी लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। ये भी बताया कि गैंगस्टर्स मारे जाने पर कादिर पटेल ने लाशें रखकर सड़क ब्लॉक की। उज़ैर पाकिस्तान से कैसे भाग गया, कुछ लोग सियासी लोग उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। बाकी GIT के अंदर उसने ख़ुद भी इस बात का इकरार किया है कि उसके पास ईरानी पासपोर्ट था। उस ईरानी पासपोर्ट से वो उनकी मदद से वो बॉर्डर क्रॉस करके गया। कोई भी कराची का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और पॉलिटिक्स का नेक्सस है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किसी भी जगह पे उस वक्त तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं पनप सकता जब तक कि उसको पॉलिटिकल बैकिंग ना हो। उज़ैर बलोच ने खुद तस्लीम किया कि वो इंतज़ामी अफसरान और पुलिस अफसरान की तकर्री और तबादले करवाता था। पुलिस बैकिंग के सियासी बैकिंग के बगैर वो कैसे मुमकिन हो सकता है। एक और खातून जो कि लियारी अमन कमेटी की, पीपल्स अमन कमेटी की स्पोक्स पर्सन थी, सानिया नाज, वो प्रेस रिलीज़ बना के पीपल्स अमन कमेटी की मीडिया के लोगों को दिया करती होती। वो MPA बनी। तमाम वो हकायक कैसे सियासी लोग सरकर्दा बशमूल वज़ीर आला फरियाल तालपुर वगैरह उज़ैर बलोच के घर पे जाया करते होते थे और वहाँ पे अशाइये जो में शिरकत करते थे। ये तमाम बिल्कुल वाज़िया है और अगर लियारी के लोगों से पूछा जाए तो वो भी इसके ऊपर मजीद रोशनी डालेंगे। आप बराह रास्त इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं फरियाल तालपुर, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर। मैं मलिक साहब ये कह रहा हूँ कि उनके साथ बिल्कुल राब्ते थे। 2012 में ऑपरेशन के दौरान सिंध रेंजर्स का एक ऑफिसर था DSR हनीफ, वो गैंगस्टर के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया। उसी ऑपरेशन में कुछ गैंगस्टर्स भी मारे गए। जो गैंगस्टर्स उसके अंदर मारे गए थे उनकी मैयतें कादिर पटेल और मुख्तलिफ जो सियासी लोग थे लियारी के, ये रख के इन्होंने नटी जटी पुल को जो है बंद कर दिया, उस शाहरा को ब्लॉक कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने साबिक सेक्टर कमांडर रेंजर्स बासित शुजा की समा पर गुफ्तगू का जवाब दे दिया। कहा कि उज़ैर बलोच से मुलाकात करना होती तो रात के अंधेरे में कर सकते थे। भाई जिस दावत का वो जिक्र कर रहा है वो दावत तो मैं मान रहा हूँ कि मैं भी था, मेरी तस्वीर तो नहीं थी उस दावत में। वो दावत उज़ैर बलोच की नहीं थी, हमारे MPS की थी, हम उसमें गए थे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई उज़ैर बलोच से ही मिलना होता, शुक्रिया अदा करना होता तो हम रात के अंधेरे में उसके घर पर जाके शुक्रिया अदा करते। ये क्या तरीका था कि मार्की भी लगाई और इतने सारे हजार लोग भी बुलाए, कैमरे भी बुलाए और उसके अंदर जाके हम उज़ैर बलोच से मिलने गए, कुछ तुक नहीं है। पीपल्स पार्टी के साबिक स्पीकर और मौजूदा हुकूमत के वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा भी लियारी गैंग वॉर के मामले पर बोल पड़ी। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में सवाल किया कि पीपल्स पार्टी बताए रहमान बलोच को अमेरिका से फ़ोन कौन करता था। लियारी से PTI के रुकने असम्बली शकूर शाद ने फ़ोन करने वाले का नाम बता दिया। कहा आसिफ अली जरदारी अब्दुर्रहमान उर्फ डकैत को फ़ोन करते थे। कराची के जराइम में सियासी गठजोड़, पीपल्स पार्टी की साबिक स्पीकर और मौजूदा वफाकी वजीर भी बोल पड़ी। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में फहमीदा मिर्जा ने सवाल किया, किसने रहमान से कहा था पीपल्स पार्टी के जलसे कराएं? मैं इनसे पूछती हूँ, रहमान डकैत किसने किया और रहमान को बलोच को 2008 में आपको अपना कैंडिडेट जिताने के लिए अमेरिका से कॉल्स कौन कर रहा था? फहमीदा मिर्जा ने तो अमेरिका से रहमान डकैत को कॉल करने वाले का नाम नहीं लिया, लेकिन लियारी से PTI के रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद ने उस शख्सियत का नाम बता दिया। पूरी कौम को पता है, आसिफ जरदारी ने फोन किया। आसिफ जरदारी ने फोन किया उसको अब्दुर्रहमान को कि आप हमारे उम्मीदवार को जितवाएं, हम आपको तमाम केसेस खत्म करेंगे और आपके को कोई औहदा देंगे। शायद सेनेटर का ऑफर किया गया था। अब्दुल शकूर शाद का कहना है कि रहमान बलोच चाहता था कि फंड्स उसके जरिए इस्तेमाल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रहमान बलोच ने जिन लोगों को इलेक्शन जितवाया उन्होंने ही उसे मरवा दिया। कराची में लूटमार की वारदातें जारी। गुलशन इकबाल में खातून को लूट लिया गया। मदद के लिए आने वाले शहरी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जबकि गुलशन हदीद में 4 डाकू ड्राइवर समेत कार ले उड़े। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
जराइम पेशा अफराद ने कराची वालों का जीना मुश्किल कर दिया। शहरी घर से किसी काम से निकले तो लुटेरे लूट लेते हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C में खातून को लूट लिया गया। खातून गाड़ी में बैठ रही थी कि 2 लुटेरे पहुंच गए। मदद के लिए भाग कर आने वाले शहरी को लुटेरों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। लुटेरे वारदात के बाद फरार हुए तो खातून भी जख्मी को वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठकर चली गईं। इलाका मकीनों ने जख्मी नदीम को जिना अस्पताल पहुंचाया, जहां इसका इलाज जारी है। दूसरी जानिब गुलशन हदीद में 4 डाकू ड्राइवर समेत गाड़ी ले उड़े। डाकुओं ने ड्राइवर को पिछली सीट पर लिटा दिया और हैदराबाद के करीब उतार कर फरार हो गए। वाक़ये का मुकदमा स्टील टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।